हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अनुराधा मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म टारगेट गुरुकुल पर। तो पिछली क्लास जो हमारी थी हमने टेंस कंप्लीट किया था। आई होप उसमें जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई थी, जो भी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स आपको याद करने को कहा था और वो लास्ट में जो एक टेबल बनाने को कहा था आपने बना लिया होगा। अगर नहीं बनाया है तो फिर से बोल रही हूँ, प्लीज़ बना लेना और डेली वो सारे स्ट्रक्चर्स को याद रखना। ठीक है, आज का टॉपिक है हमारा मॉडल्स। मॉडल शुरू करेंगे हम, वो अमेरिका और रशियन वाली मॉडल्स नहीं, मॉडल्स अंग्रेजी वाले। ठीक है, अब आपको जो 6 स्ट्रक्चर्स बताए थे वहाँ सबसे इंपॉर्टेंट क्या बोला था कि सबसे पहले सब्जेक्ट होता है हमारा, उसके बाद क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है, फिर वर्ब होता है और लास्ट में क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। राइट, तो इसमें हम सब्जेक्ट क्या होता था, सब्जेक्ट जो मेन एक्शन को परफॉर्म कर रहा है वो सब्जेक्ट होता था। वर्ब क्या था, वो जो मेन एक्शन परफॉर्म हो रहा है उसको हम वर्ब कहते थे, जिस पर वो एक्शन परफॉर्म हो रहा था उसको ऑब्जेक्ट कहते थे, और वहाँ जो वर्ब की हेल्प करता था उसको हम बोलते थे हेल्पिंग वर्ब। तो इसी हेल्पिंग वर्ब के बारे में हमें आज पढ़ना है मॉडल्स नाम के चैप्टर में। चलिए शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले वर्ब, ठीक है, एक पार्ट्स ऑफ स्पीच है वर्ब, हिंदी में बोलते हैं क्रिया। ठीक, तो जो वर्ब होती है वो आपकी होती है दो टाइप की। पहली तो हो गई फाइनाइट, दूसरी हो गई नॉन फाइनाइट। इनफाइनाइट मत बोल देना, फाइनाइट होता है और नॉन फाइनाइट होता है। अब बात आती है कि फाइनाइट क्या होता है, नॉन फाइनाइट क्या होता है। तो वो वर्ब्स जिन पर सब्जेक्ट के नंबर का असर होगा वो होती हैं आपकी फाइनाइट वर्ब्स, और जिन पर सब्जेक्ट के नंबर का कोई असर नहीं होता है वो होती हैं आपकी नॉन फाइनाइट वर्ब्स। ठीक है, अब आप क्या समझे इससे कि सब्जेक्ट के नंबर का असर होता है या नहीं होता है। सपोज मैं बोलूं कि वी गो, हम जाते हैं। ठीक है, मुझे बोलना है कि राम जाता है। ठीक, बोल रही हूं मैं राम, तो अब गो नहीं लगाएंगे, हम क्या लगाएंगे, गोज लगाएंगे। यानी सब्जेक्ट चेंज हुआ तो ये वर्ब भी आपकी चेंज हो गई। तो ये क्या है, एक फाइनाइट वर्ब है। ठीक है, जैसे कि जो आपकी मेन वर्ब होती है वो क्या होती है, फाइनाइट वर्ब होती है। ऐसे अगर मैं बोलूं कि राम राम सॉरी इज गोइंग, राम इज गोइंग। उसके अलावा मैं बोलूं वी आर गोइंग, वी आर गोइंग। ठीक, तो गोइंग तो सेम है, लेकिन सब्जेक्ट के हिसाब से आपका इज यहां लगा, सब्जेक्ट के हिसाब से आपने यहाँ पे आर लगाया है, तो इसे सब्जेक्ट के हिसाब से यहाँ पे इज और आर का भी चेंज हुआ। ठीक, तो ये दोनों क्या है, आपकी फाइनाइट वर्ब हो जाएगी। जो आपकी मेन वर्ब होती है, जो हेल्पिंग वर्ब होती है, वो होती है फाइनाइट वर्ब। और नॉन फाइनाइट क्या होती है, जिन पर सब्जेक्ट के नंबर का, कि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है या प्लूरल है, उसका कोई असर ही नहीं पड़ता है, वो होती है नॉन फाइनाइट। नॉन फाइनाइट की बात करोगे तो उसमें आता है इन्फिनेटिव, जीरंड और पार्टिसिपल। इन्फिनेटिव किसे कहते हैं, 2 + V1 कहीं आपको दिखे बोल देना इन्फिनेटिव है। ठीक है, 2 + V1 कहीं दिखता है वो इन्फिनेटिव होता है। जीरंड होता है आपका वर्ब का ING वाला फॉर्म। और पार्टिसिपल फिर फर्दर ये 3 टाइप के होते हैं। 3 टाइप के कौन कौन से होंगे, पहला होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा होता है पास्ट पार्टिसिपल, तीसरा होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम आगे पढ़ेंगे, आगे के चैप्टर्स में आएगा, तो इसके लिए परेशान नहीं होना। नॉन फाइनाइट अभी छोड़ देते हैं, अभी हम बात करेंगे फाइनाइट की। फिर से याद करेंगे, फाइनाइट वर्ब्स कौन सी होती हैं, जिन पर सब्जेक्ट के नंबर का, कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, उसका असर पड़ता है, वो वर्ब्स होती हैं फाइनाइट वर्ब्स। और ऐसी 2 वर्ब्स होती हैं, कौन कौन सी, एक तो आपकी हेल्पिंग वर्ब, जिसे दूसरा नाम और क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब, और दूसरा है आपका मेन वर्ब। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब, और दूसरा हो गया मेन वर्ब। इन दोनों पर ही सब्जेक्ट के नंबर का असर पड़ता है। ठीक, अब हम, सिंस हमें मॉडल पढ़ना है तो मॉडल के हिसाब से आगे हम देखेंगे। मेन वर्ब को अभी छोड़ दें फर्दर। ये जो मेन वर्ब है वो भी 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। तो वो जब हम वर्ब वाला चैप्टर पढ़ेंगे वहां पे उसको अच्छे से समझेंगे, अभी छोड़ देते हैं। अभी बस हेल्पिंग वर्ब पे हमें फोकस करना है। ठीक है, अभी जो हेल्पिंग वर्ब है वो फर्दर 2 टाइप की होती है, एक तो हो गया मॉडल्स और दूसरा हो गया प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। दोनों को ही हम बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब, लेकिन फिर भी एक थोड़ा सा स्लाइट चेंज आता है मॉडल्स और प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में। ठीक है, अब ये भी समझेंगे क्या चेंज आता है।
देखो डिफरेंस क्या है आपका मॉडल और प्राइमरी ऑक्सिलरी में। अब ये जो आपकी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होती है ना, ये ऐसी हेल्पिंग वर्ब है जो हेल्पिंग वर्ब का काम तो करती है, साथ में मेन वर्ब का काम भी कर लेती है। ठीक है, मल्टीटास्किंग में एक्सपर्ट होती है आपकी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक, ये हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ और कौन सा काम कर लेती हैं, वर्ब का भी काम कर लेती हैं। बोथ वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब दोनों काम कर लेती हैं। वो कौन होती है, प्राइमरी ऑक्सिलरी। एग्जाम्पल जो आपने टेंस में देखा होगा वो क्या थे, जैसे कि हैज, हैव। जैसे मैं बोलूं आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है, तो यहाँ पे जो हैव है हेल्पिंग वर्ब नहीं है, क्या है, वर्ब है, पोजेशन दिखा रहा है। मेरे पास एक पेन है, आई हैव अ पेन। ठीक, वहीं अगर मैं बोलूं कि आई हैव गॉन देयर, मैं वहां गया हूं, मैं वहां गया हूं या मैं वहां जा चुका हूं, तो यहाँ पे जो हैव है वो क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। तो आप देख रहे हो हैव आपको वर्ब की तरह भी दिख रहा है, हेल्पिंग वर्ब की तरह भी दिख रहा है। एक और एग्जांपल लेंगे, अगला क्या है, डू वाला। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि आई कैन डू इट, ठीक है, आई कैन डू इट, या फिर मैं बोलूं आई डू नॉट गो देयर, मैं वहां नहीं जाता हूं। तो यहाँ पे ये डू आपको दिख रहा है वर्ब की तरह, यहाँ डू आपको दिख रहा है हेल्पिंग वर्ब की तरह। ठीक है, तो डू भी जो है वो एक प्राइमरी ऑक्सिलरी है। क्यों, क्योंकि ये दोनों का ही एक्शन परफॉर्म कर सकता है, हेल्पिंग वर्ब का भी और वर्ब का भी। सेम केस होता है आपका डज के साथ, डिड, नीड, डेयर, सबके साथ। ठीक है, उसके अलावा इज, एम, आर, वॉज, वर के साथ भी ये केस अप्लाई होता है। अब आप कहोगे इज, एम, आर, वॉज, वर कैसे वर्ब का काम कर सकते हैं, डोंट वरी, आगे की स्लाइड्स में वो भी देखेंगे। ठीक है, अब मॉडल्स क्या होती हैं, मॉडल्स ध्यान रखिएगा, जो मॉडल्स हैं आपकी वो सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का काम करेंगी, कभी भी ये मेन वर्ब का काम नहीं कर सकती हैं। ठीक है, तो जो मॉडल्स हैं वो एक्सपर्टाइज उनका किस में होता है, हेल्पिंग वर्ब में ही होता है। जैसे कि विल, शैल, विल, शैल आपको सिर्फ हेल्पिंग वर्ब की तरह दिखता है। कहाँ देखा था आपने, फ्यूचर के इंडेफिनिट में विल और शैल दिखता है। ठीक है, तो जो मॉडल्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का काम करेंगे, कभी भी वर्ब का काम नहीं करेंगी। विल, शैल, वुड, शुड, मस्ट, ऑट टू, यूज्ड टू, ये सारी चीजें क्या हैं, आपकी मॉडल्स हैं। क्यों, क्योंकि सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का काम करती हैं, वर्ब का काम नहीं करती। ये आपका डिफरेंस था किसके बीच में, मॉडल्स के बीच में और प्राइमरी ऑक्सिलरी के बीच में। ओके, चीजें ध्यान रखेंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से समझा रही हूं। अब देखो, अभी मैंने कहा कि इज, एम, आर, वॉज, वर कैसे काम करते हैं मेन वर्ब का, उसके लिए आपको समझना पड़ेगा बी फैमिली को। ठीक है, जैसे आपकी हमारी अपनी एक फैमिली होती है, वैसे ही जो आपकी हेल्पिंग वर्ब्स हैं उनकी भी अपनी अलग फैमिली होती है। ठीक है, तो बी की एक अपनी फैमिली होती है। ओके, कैसे ये हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं वो आप देख चुके हो। कहाँ देखा है आपने, तो याद करो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आपने देखा था इज, एम, आर, हेल्पिंग वर्ब था, राइट। फिर आपने कहाँ देखा था, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में देखा था, जहां पे आप क्या लगा रहे थे, हैज, बीन एंड हैव बीन, लास्ट में ये बीन आया है ना, ये सारे एक फैमिली के हैं। फिर आपने देखा पास्ट के कॉन्टिन्यूअस में, जहां आप क्या लगा रहे थे, वॉज और वर। पास्ट के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आपने लगाया था हैड बीन। फ्यूचर के कॉन्टिन्यूअस में आपने क्या लगाया था, विल बी एंड शैल बी। और उसका जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस था फ्यूचर का, वहां पे आपने विल हैव बीन और शैल हैव बीन लगाया था। लास्ट में बी और बीन का आना और इज, एम, आर, वॉज, वर, ये सारे क्या हैं, बी फैमिली का एक हिस्सा होते हैं। ठीक है, किसका हिस्सा, बी फैमिली का। इस फैमिली में फैमिली मेंबर्स कौन कौन हैं आपको दिख रहा होगा, इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन और उनकी आईएनजी फॉर्म बीइंग भी होती है। ठीक है, देखो बी आपका होता है रूट फॉर्म। ठीक है, बी क्या होता है, रूट फॉर्म। अब रूट फॉर्म बी हो गया, बी मतलब क्या होगा, होना। डोंट बी सैड, उदास मत हो, बी किस लिए आया, हो के लिए। ठीक है, तो बी मतलब क्या होता है, होना। अब इसका जो प्रेजेंट केस होता है वो होता है इज, एम, आर, डिपेंड करता है किस पे, आपका सब्जेक्ट किस तरह का है। ठीक है, पास्ट केस जो होगा वो क्या होगा, वॉज या फिर वर, जिसे आप बोलते हो सेकेंड फॉर्म।
ठीक है, दिस वाज फर्स्ट फॉर्म। अब थर्ड फॉर्म क्या होती है आपकी? थर्ड फॉर्म होती है बीन, और आईएनजी फॉर्म कौन सी होती है? दैट इज बीइंग। ये बीइंग का यूज आपको कहाँ दिखेगा? ज्यादातर पैसिव वॉइस में दिखेगा। पैसिव वॉइस क्या होता है? डोंट वरी, अगला चैप्टर आपका वॉइस रहेगा तो आप जरूर सीखोगे। अगला नहीं, लेकिन हाँ आने वाले 1-2 चैप्टर में आप पढ़ोगे वॉइस को। ठीक है, तो बीइंग का ज्यादातर यूज आपको कहाँ दिखेगा? पैसिव वॉइस में दिखेगा। ठीक, तो आपने क्या समझा? फैमिली मेंबर्स कौन है बी फैमिली के? इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन, बीइंग। ठीक है, और ये वर्ब की तरह भी काम करते हैं, हेल्पिंग वर्ब की तरह भी काम करते हैं। दैट इज वाई बी फैमिली इज अ प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में गिनी जाती है बी फैमिली। अब हम बात करेंगे, देखो जहां पे आपने हेल्पिंग वर्ब की तरह इन्हें देखा था, तो वहां हेल्पिंग वर्ब के बाद एक वर्ब भी थी, राइट? जब हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रहे थे तो आगे एक आपको वर्ब दिख रही थी, एक एक्टिव वर्ब, एक एक्शन होता हुआ दिख रहा था। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब की बात अभी छोड़ दो, अभी हमें देखना है कि ये वर्ब की तरह कैसे काम करते हैं। वर्ब की तरह कब काम करेंगे? तो जब कोई एक्टिव वर्क नहीं होगा सेंटेंस में, तो उस टाइम पे यही बी फैमिली जो है वर्ब की तरह काम करती है। ठीक, ये चीज आपको नोट करनी है। वैसे जरूरी नहीं है नोट करना, क्योंकि जो एक वर्ब की फॉर्म वाली पीडीएफ आपको प्रोवाइड की थी उसमें वो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, अगर नहीं मिली हैं तो भैया ध्यान से पढ़ो, मिल जाएंगी। ओके, तो वर्ब का काम ये कैसे करते हैं? जब सेंटेंस में कोई एक्टिव वर्क नहीं हो रहा हो, सिर्फ होना का भाव आता है। कैसे? मैं बोलूं आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक छात्र हूं, कोई एक्शन हो रहा है क्या? खाने पीने सोने नाचने गाने कुछ एक्शन नहीं हो रहा है ना, सिर्फ होने की बात है। मैं एक छात्र हूं, तो हम क्या बोलते हैं? आई एम अ स्टूडेंट। तो यहाँ एम को देख के कभी भी हेल्पिंग वर्ब मत बोलना। क्यों नहीं बोलोगे? हेल्पिंग वर्ब कहाँ आता है? जहां पे वर्ब होती है, वर्ब को हेल्प करने के लिए हेल्पिंग वर्ब लगता है। जब आगे कोई आपको वर्ब ही नहीं दिख रही तो ये हेल्पिंग वर्ब कैसे हुआ? नहीं हो सकता। तो ये क्या है? यहाँ पे खुद ही मेन वर्ब का काम कर रहा है। ये एम जो है ये खुद ही क्या कर रहा है? मेन वर्ब का काम कर रहा है। ठीक है, ही वॉज अ डॉक्टर, वह डॉक्टर था। कोई एक्शन नहीं हो रहा है, सिर्फ होने की बात है, पास्ट में होने की। ही वॉज अ डॉक्टर, वो डॉक्टर था। तो पास्ट में होने के लिए आप पास्ट फॉर्म लगा दो, वॉज या वर। ठीक है, सिंगुलर के साथ आप वॉज लगाते हो, प्लूरल के साथ आप वर लगाते हो। सुरेश शुड बी रिच, सुरेश को धनी होना चाहिए। यहां कोई भी आपका मेन एक्शन नहीं, सिर्फ होने की बात है। ठीक है, और ये ध्यान रखना, शुड मतलब क्या होता है? शुड कहाँ लगाते हो? ना प्लस चाहिए के लिए लगाते हो। जहां पे आपको ना प्लस चाहिए दिख जाए वहां पे आप क्या लगाओगे? शुड लगाओगे। परेशान नहीं हो, अगला स्लाइड इसी के बारे में है। ठीक है, शुड कहाँ लगाओगे? जहां ना प्लस चाहिए दिखे। सुरेश को धनी होना चाहिए, तो ना प्लस चाहिए तो हो गया, हो के लिए क्या लगाओगे? बी लगाना पड़ेगा। सो सुरेश शुड बी रिच, सुरेश हो गया सब्जेक्ट, शुड हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब, और बी है क्या? मेन वर्ब, राइट? सोहन कैन बी डिसिप्लिन्ड, सोहन अनुशासित हो सकता है। कोई एक्शन नहीं है, ठीक है, सिर्फ होने की बात है। तो हमने क्या किया? सोहन इज द सब्जेक्ट, कैन इज हेल्पिंग वर्ब, बी हो गया आपका मेन वर्ब, डिसिप्लिन्ड हो गया बाकी चीज। द क्रो इज ब्लैक, कौवा काला होता है, कौवा काला होता है। कोई मेन एक्शन नहीं है, सिंपली हम होने की बात कर रहे हैं, तो कौवा काला होता है, द क्रो इज ब्लैक किया, बात खत्म। ठीक है, होने के लिए हमने इज एमआर में से लगा दिया। शी इज स्मार्ट, वह स्मार्ट है, सिर्फ होने की बात है, शी इज स्मार्ट। पास्ट का होता तो शी वॉज स्मार्ट, फ्यूचर का वो स्मार्ट हो जाएगी, शी विल बी स्मार्ट। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे कि बी फैमिली किस तरह से मेन वर्ब का काम करती है। कैसे आप पहचानोगे? ध्यान रखना, आगे कोई मेन वर्ब दिखेगी नहीं आपको। ठीक है, तो मेन वर्ब ये बी फैमिली ही हो जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं। तो आपने एक चीज नोटिस क्या की? जब आपने बी फैमिली पढ़ी तो आप ध्यान देंगे, देखो जैसे आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट में पढ़ा था, प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब आप पढ़ रहे थे तो कोई एक्टिव वर्क होता था वहां, राइट? कोई एक्टिव वर्क होता था, कोई एक्शन होता था, खाने पीने सोने उठने बैठने सब कुछ का। ठीक है, तो जब एक्टिव वर्क होता था यानी यहाँ पे आप हेल्पिंग वर्ब लगाओगे। जब हेल्पिंग वर्ब लगाओगे तो उसके साथ या तो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते थे, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगाते थे।
ठीक है, सीधा सीधा रिवीजन है आपका। एक्टिव वर्क जब होता था तो उसके साथ आप या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते थे या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाते थे। ठीक है, दूसरी चीज ध्यान रखेंगे, कोई एक्टिव वर्क नहीं है, सिर्फ होना की बात है। जैसे आपने क्या देखा था अभी, आई एम अ स्टूडेंट, सिर्फ होने की बात है। ठीक है, और प्रेजेंट में होने की बात है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट ही माना जाएगा। सिर्फ होने की बात होगी तो वहां पे आपकी जो मेन वर्ब होगी वो कौन होगी, इज, एम या आर में से होगी। क्या समझे आप, प्रेजेंट इंडेफिनिट में या तो एक्टिव वर्क होगा या फिर सिर्फ होने की बात होगी। अगर एक्टिव वर्क है तो पढ़ चुके हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगता है। मान लो एक्टिव वर्क नहीं है, सिर्फ होने की बात है, तो फिर वहां पे आपकी जो मेन वर्ब होगी इज, एम, आर में से होगी। यहाँ पे इज, एम, आर को आप हेल्पिंग वर्ब नहीं समझोगे, प्लीज ध्यान रखना। ठीक है, ये हो गया। अब ऐसे अगर हम पास्ट इंडेफिनिट की बात करें, पास्ट इंडेफिनिट में भी आपने ऐसे पढ़ा था कि या तो एक्टिव वर्क होता था। ठीक, एक्टिव वर्क होता तो आपने क्या बोला कि यहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगती है। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट का जो भी आपका अफर्मेटिव होता है वहां पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगती है। सेकेंड फॉर्म नहीं लग रही है तो मान लो क्या करते थे, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते थे। डिड के साथ क्या करते थे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते थे। लेकिन अगर सिर्फ होना की बात है तो जैसे अभी हमने देखा था, ही वॉज अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर था। सिर्फ होना की जब बात होती है पास्ट के अंदर तो आप वहां पे जो वर्ब लगाओगे वो क्या होगी, वॉज या वर, अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, सब्जेक्ट। यहाँ पे ही सिंगुलर है तो हमने वॉज लगाया है। अगर हम बोलते कि वे लोग डॉक्टर थे, ठीक है, तो हम क्या बोलते, दे वर डॉक्टर्स। ठीक है, तो यहाँ पे वर हमने किसके हिसाब से लगाया, दे के हिसाब से लगाया। तो आप यहाँ क्या समझे, पास्ट इंडेफिनिट में या तो एक्टिव वर्क होगा या फिर होना का सिर्फ सेंस होगा। अगर एक्टिव वर्क है तो या तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगती है या तो डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। ठीक है, और अगर सिर्फ होना की बात है तो वर्ब के रूप में कौन आएगा, वॉज या वर ही आता है मेन वर्ब के रूप में। ठीक, आई होप यहाँ तक चीजें क्लियर हुई होंगी। तो आपने इन सारी चीजों में एक क्रक्स निकाला। क्या क्रक्स था कि जो आपकी ये बी फैमिली है, इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन, ठीक है, ये जो आपकी बी फैमिली है उसके साथ या तो आप आईएनजी फॉर्म लगाते हो, जैसे आपने टेंस में पढ़ा था कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर आप क्या लगाते थे, वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते थे कॉन्टिन्यूअस के अंदर। ठीक है, जब आप पैसिव वॉइस पढ़ोगे तो वहां आप ध्यान दोगे कि हर जगह वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको लगानी पड़ती है। ठीक, अभी के लिए बस इतना याद रखिए कि वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको लगानी पड़ती है पैसिव वॉइस में, चाहे कोई भी आपकी हेल्पिंग वर्ब हो। ठीक है, और तीसरी जगह जो आपने देखा बी फैमिली को, वो विदाउट वर्ब आ रही थी और खुद ही मेन वर्ब का काम कर रही थी। राइट, जो बी फैमिली है उसके केस में आपने क्या देखा, या तो आप उसके साथ आईएनजी फॉर्म लगाते हो या थर्ड फॉर्म लगाते हो या फिर कोई वर्ब उसके साथ नहीं लगाते हो, वो खुद ही मेन वर्ब का काम करती है। यानी कुल मिला के क्या होगा कि इनके साथ आप ना तो कभी फर्स्ट फॉर्म लगाओगे ना ही कभी सेकेंड फॉर्म लगाओगे, सिर्फ आईएनजी या थर्ड, बस इतनी बात मुझे यहां बतानी है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट स्लाइड में लिखा भी वही चीज है कि हम V1 और V2 कभी भी बी फैमिली के साथ यूज नहीं करते हैं। ठीक है, बी फैमिली के साथ कभी भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज नहीं करते हैं। कौन सी फॉर्म यूज करते हैं, आइदर वी यूज आईएनजी फॉर्म और V3। ठीक है, या तो आईएनजी या फिर V3, और कोई वर्ब की फॉर्म हम यूज नहीं करते हैं। कभी कभी आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, आई एम कम, यू वर टीच, इस टाइप के। ठीक, सोशल मीडिया पे आप हैं, कुछ लोग कमेंट्स भी कहीं कहीं ऐसे करते हैं, तो वो चीज़ें आप देखा करो। ठीक है, कि कहाँ पे उनकी गलती है, उनकी कमेंट्स की अंग्रेजी में कहाँ गलती आ रही है। आई एम कम, यू वर टीच, कभी ऐसे नहीं होगा। ठीक है, अगर आपने एम लगाया है एज ए हेल्पिंग वर्ब तो उसके आगे जो वर्ब हो रही है वो या तो आपकी थर्ड फॉर्म होती है या फिर आईएनजी फॉर्म होती है। थर्ड फॉर्म भी ऐसा है, आप कहोगे कम है तो ठीक तो है, तो भाई जो ये कम है वो भी कहाँ पे आएगा, सिर्फ पैसिव वॉइस में आएगा। थर्ड फॉर्म कहाँ आएगा, सिर्फ पैसिव वॉइस में। दिस इज एन एक्टिव वॉइस। यू वर टीच, वर है तो वर के साथ आप कैसे लगा दोगे टीच, फर्स्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म कभी नहीं लगाओगे, या तो थर्ड फॉर्म या तो आईएनजी फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, आप क्या करोगे, टीचिंग कर दोगे।
ठीक, टीचिंग कर दोगे और यहाँ क्या करोगे, कमिंग करोगे। चलिए अगली बात जो हमें करनी है वो है ना प्लस चाहिए। इसको आप अपने डेली लाइफ से जोड़ के जरा देखिए। ना प्लस चाहिए आप कैसे यूज करते हो अपनी डे टू डे कॉन्वर्सेशन में। आप बोलते हो यार अब तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए, मुझे जाना चाहिए, आपको सो जाना चाहिए, आपको खाना खा लेना चाहिए, है ना। तो जो भी ये सेंटेंसेस मैं बोल रही हूँ सबके लास्ट में क्या आ रहा है, ना प्लस चाहिए, राइट। ना प्लस चाहिए लास्ट में आ रहा है। तो अब उसका इंग्लिश में बोलने के भी स्ट्रक्चर्स होते हैं, राइट। तो आपके यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी ना प्लस चाहिए के लिए वो क्या है, या तो आप शुड लगा दो, या तो आप ऑट टू लगा दो, या तो आप मस्ट लगा दो। अब ये तीनों चीजें अगर मैंने 3 जगह लिखी है तो पक्की बात है कि यहाँ पे कुछ तो चेंज होने वाला है ना। शुड है, ऑट टू है, मस्ट है, 3 जगह लिखा है तो तीनों एक चीज के लिए तो नहीं लिखा है, कुछ तो अलग होगा। तो देखो जनरल यूज में जब आप लिखोगे, ठीक है, जब आप, हमारी कलम थोड़ी गड़बड़ चल रही है, रुक जाओ। जनरल यूज में जब आप लिखोगे तो आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है क्या, शुड। क्या लगाओगे, शुड लगाओगे। ऑट टू कहाँ लगाओगे, तो ध्यान रखना बस जहां आपको कोई लग रहा है कि ज्ञान दिया जा रहा है तो ज्ञान देने के लिए आप क्या लगाओगे, ऑट टू। मैं बोलूँ आपको मंदिर जाना चाहिए, ज्ञान दिया जा रहा है आपको, भैया जाओ मंदिर, थोड़ा स्पिरिचुअल ज्ञान, है ना। शिष्टाचार सिखाया जा रहा है, यहाँ पे लिख लीजिएगा। अगर आप अपने नोट्स बना रहे हैं छोटा छोटा लिख लीजिएगा क्योंकि शायद पीडीएफ में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, ठीक है। शिष्टाचार जहाँ पे सिखाया जा रहा है वहां आप ऑट टू लगाओगे। और मस्ट कहाँ लगाएंगे, जहां पे आपके सामने ऑब्लिगेशन है। ऑब्लिगेशन क्या होता है भाई, तो जरूर कोई काम करना चाहिए, जहां पे जरूर का मीनिंग आए वहां पे आप क्या लगाओगे, मस्ट लगाओगे, ठीक है। शुड जनरल यूज में मैं बोलूँ आपको सो जाना चाहिए तो यू शुड स्लीप हो गया। मैं बोलूँ आपको मंदिर जाना चाहिए, यू ऑट टू गो टू टेम्पल, ठीक है। उसके बाद मैं बोलूँ आपको पढ़ाई जरूर करनी चाहिए, यू मस्ट स्टडी, ओके। जरूर के लिए मस्ट लगाओगे, ज्ञान या शिष्टाचार दिया जा रहा है तो ऑट टू लगाओगे, जनरल यूज के लिए आप शुड लगाते हो। एक बात और याद रखना, ये जो शुड है उसका यूज आप कंडीशनल सेंटेंस में भी करते हो। अब बोलोगे कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है, तो कंडीशनल सेंटेंस नाम से पता चल रहा है जहां कंडीशन है कि अगर ये होगा तो ये होगा, अगर ये होता तो ये होता, ठीक है। अगर वाली मीनिंग जिन सेंटेंसेस में आती है उन्हें हम बोलते हैं कंडीशनल सेंटेंस। किस तरह से शुड का यूज करते हैं तो ध्यान दो, शुड यू वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस, शुड यू वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस। अगर तुम मेहनत करोगे तुम्हें सफलता मिलेगी। तो यहाँ ये जो शुड है वो ना प्लस चाहिए के लिए नहीं आया है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जो शुड है वो ना प्लस चाहिए के लिए नहीं आया है, कंडीशनल सेंटेंस में यूज किया गया। शुड यू वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस, अगर आप मेहनत करेंगे आपको सफलता मिलेगी, ओके। अब आगे हम कुछ एग्जाम्पल्स देखने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। अच्छा, जो आपको स्टार्टिंग में 6 स्ट्रक्चर्स पढ़ाए थे क्या याद है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट था। दूसरा क्या था, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, नॉट लगाना है तो नॉट जो है वर्ब के जस्ट पहले लगता है, ठीक है। तीसरे स्ट्रक्चर में हमारा हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाता था, फिर सब्जेक्ट था, फिर वर्ब था, फिर ऑब्जेक्ट था। इसी में नॉट फिर हमें लगाना है, कहाँ लगाएंगे, वर्ब के जस्ट पहले लगा देंगे, ठीक है। ये हो गए 4 स्ट्रक्चर। अभी 2 स्ट्रक्चर और हैं आपके, कौन से, इंटरोगेटिव वर्ड वाले। इंटरोगेटिव वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब आता था, सब्जेक्ट आता था, वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। इसमें भी नॉट लगाना है, कहाँ लगाओगे, इंटरोगेटिव वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। ध्यान आपने क्या रखा, मेन वर्ब के जस्ट पहले आप नॉट लगाते हो, ठीक है। तो ये जो 6 स्ट्रक्चर्स हैं अगर ये आपको याद हैं तो और कहीं स्ट्रक्चर याद करने की जरूरत ही नहीं रहेगी। ये देखो जो पहला वाला स्ट्रक्चर था वही तो यहाँ आपको दिख रहा है, सब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट,
राइट। सब्जेक्ट है, देन हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और फिर ऑब्जेक्ट है। ठीक, तो आप कुछ स्ट्रक्चर्स देखेंगे। राम शुड स्लीप नाउ, राम को अब सो जाना चाहिए। जनरल यूज में हमने बोला है, तो राम हो गया आपका सब्जेक्ट, शुड हो गया हेल्पिंग वर्ब, ना प्लस चाहिए के लिए, स्लीप हो गया सोने के लिए, नाउ मतलब अब। राम शुड स्लीप नाउ, अब राम को सो जाना चाहिए। यू शुड स्टडी हार्ड, आपको अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए। ठीक है, आपको अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए। यू शुड स्टडी हार्ड। जनरल यूज में मैंने बोला था आपको अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए, शुड लगा दिया। वी ऑट टू रिस्पेक्ट आवर टीचर्स, आपको शिष्टाचार सिखाया जा रहा है कि आपको अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। क्या करोगे, ऑट टू लगा दोगे। वी ऑट टू रिस्पेक्ट आवर टीचर्स। राजू ऑट टू ओबे हिज पेरेंट्स, राजू को अपने पेरेंट्स की आज्ञा माननी चाहिए। फिर से शिष्टाचार सिखाया जा रहा है, तो राजू हो गया सब्जेक्ट, ऑट टू हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब, ओबे हिज पेरेंट्स। ही मस्ट वर्क हार्ड टू पास एग्जाम, उसे एग्जाम पास करने के लिए जरूर मेहनत करनी चाहिए। जरूर के लिए आपने क्या लगाया, यहाँ मस्ट लगाया। अब देखो, सब्जेक्ट हुआ, फिर आपका हो गया हेल्पिंग वर्ब, फिर आया वर्ब, फिर बाकी चीजें। ओके, यू मस्ट लर्न हाउ टू कुक फूड, आपको जरूर सीखना चाहिए कि खाना कैसे बनाते हैं, खाना कैसे पकाते हैं। जरूर सीखना चाहिए के लिए हमने क्या लगाया, मस्ट लर्न लगाया, मस्ट। ठीक है, मस्ट के बाद आपको क्या दिखेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक, इस तरह से जो आपको दिखेगा हेल्पिंग वर्ब जहाँ है उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती हुई दिखेगी। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नॉट लगाना है, कहाँ लगाओगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के जस्ट पहले नॉट लगा दोगे। ठीक है, अब आपके लिए एक होमवर्क क्या है, आप अपनी नोट्स में क्या करोगे कि ये जो एक स्ट्रक्चर है उसके 6 स्ट्रक्चर्स बनाओगे। राम शुड स्लीप नाउ, राम शुड नॉट स्लीप नाउ। ठीक है, उसके बाद शुड राम स्लीप नाउ, क्या राम को अब सो जाना चाहिए, क्या राम को अब नहीं सो जाना चाहिए। शुड राम नॉट स्लीप नाउ। ठीक है, राम को क्यों सो जाना चाहिए, वाई शुड राम स्लीप नाउ, राम को क्यों नहीं सो जाना चाहिए, वाई शुड राम नॉट स्लीप नाउ। इस तरह से एक सेंटेंस के 6 स्ट्रक्चर्स आप खुद बनाएंगे और बोल बोल कर बनाएंगे। ठीक है, अब यहाँ खेला पता है कहाँ फंसेगा, यहाँ फंसेगा जहाँ पे 2 वर्ड्स की आपकी हेल्पिंग वर्ब है। तो यहाँ पे अब आप क्या करोगे, समझना। वी ऑट टू रिस्पेक्ट आवर टीचर्स, ये तो ठीक है, नॉट लगाना होगा, कहाँ लगाओगे, वी ऑट नॉट टू रिस्पेक्ट आवर टीचर्स। याद करो, मैंने कहा था कि जब आपकी हेल्पिंग वर्ब एक से ज्यादा शब्दों की होती है तो जो पहला वर्ड होता है वही एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, बाकी सब मेन वर्ब का हिस्सा बन जाता है। अगर ये जो टू है आपका वो बन गया मेन वर्ब का हिस्सा, तो अभी अभी बताया मेन वर्ब से जस्ट पहले आप नॉट लगाते हो, यहाँ नॉट लगा दोगे। गॉट इट। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। छोटी छोटी चीजें जो मैं आपको बताती हूँ प्लीज अच्छे से सुना करिए, उसको लिखा करिए और याद रखा करिए। अंग्रेजी इन्हीं छोटे छोटे रूल्स से मिलके बनती है, जो कि पूरी जो अभी आप यहाँ छोटी चीजें पढ़ रहे हो वो आपकी पूरी इंग्लिश में काम आएगी। जितना आपका सिलेबस है हर जगह काम आएगी। ओके, तो ये सारी चीजें हो गई। अब एक बात और, यहाँ पे आपने देखा क्या, हाउ टू कुक फूड, कि खाना कैसे पकाते हैं। जब भी आपसे कहा जाए, ठीक है, कि कैसे किया जाता है, कैसे करना है, कैसे करना है और क्या करना है, ये 2 चीजें जब भी आपके सामने होती हैं तो आप क्या लिखते हो, हाउ टू, कैसे के लिए हाउ टू प्लस V1 और क्या करने के लिए what टू प्लस V1। ठीक है, आई डू नॉट नो हाउ टू स्विम, मुझे नहीं पता है कि तैरते कैसे हैं, कोई काम कैसे करते हैं, हाउ टू V1। ठीक है, मुझे नहीं पता है क्या करना है, आई डू नॉट नो व्हाट टू डू, मुझे नहीं पता है कि क्या करना है। ठीक है, तो कैसे करना है के लिए हाउ टू प्लस V1 लगाते हैं, क्या करना के लिए व्हाट टू प्लस V1 लगाते हैं। 2 स्ट्रक्चर्स लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बहुत काम आएगा और बोलने में भी अच्छा खासा काम आ जाता है। मुझे नहीं पता है कि कैसे ड्राइव करते हैं, आई डू नॉट नो हाउ टू ड्राइव द कार। ओके, ये हो गया। चलिए, अब अभी आपने देखा था ना प्लस चाहिए। अब ये ना प्लस चाहिए का जब हम पास्ट कर देंगे कि आपको पढ़ाई कर लेनी चाहिए थी, अभी मैंने क्या बोला, आपको पढ़ाई करनी चाहिए, उसके बाद कह रही हूँ पढ़ाई कर लेनी चाहिए थी, यानी कि जो मैं ये सजेशन दे रही हूँ,
एडवाइस दे रही हूँ वो पास्ट के लिए दे रही हूँ, ठीक है, कि पास्ट में आपको ये काम कर लेना चाहिए था। तो जब भी आप पास्ट के लिए ना प्लस चाहिए था लगाते हो तो वहाँ पे आपके दो स्ट्रक्चर्स होते हैं, दो आपकी मॉडल्स होते हैं, वो क्या हैं, शुड हैव एंड ऑट टू हैव। अब आप कहोगे मस्ट कहाँ भग गया, मस्ट हैव करो वैसे, ठीक है, जरूर करना चाहिए था के लिए मस्ट हैव करो, नहीं, यहाँ पे थोड़ी सी धोखेबाजी कर देता है मस्ट। ओके, तो देखिए जब आपका जनरल यूज में आपको लगाना होगा, ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, जनरल यूज में शुड हैव लगाओगे, ठीक है, और वही ज्ञान शिष्टाचार, ज्ञान के लिए, शिष्टाचार के लिए और जरूर की मीनिंग के लिए क्या लगाओगे, ought to have। जो आपका must have, जो आपके हिसाब से लग रहा है कि must have होना चाहिए था, जरूर के लिए must था तो जरूर होना चाहिए के लिए आपको must have लगाना चाहिए, वो must have छोड़ देंगे, ought to have में उसको शिफ्ट कर देंगे, जरूर वाली मीनिंग आपकी कहाँ जाएगी, ought to have में आ जाएगी। और एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, कोई भी हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, कोई भी हेल्पिंग वर्ब अगर उसके लास्ट में हैव लगा हुआ है तो हमेशा उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। आपकी हेल्पिंग वर्ब है ABCD हैव, साथ में कौन सी फॉर्म लगाओगे, थर्ड फॉर्म लगाओगे, ठीक है। कोई भी हेल्पिंग वर्ब जिसके लास्ट में हैव आता है हमेशा उसके साथ आप वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हो, तो थर्ड फॉर्म ध्यान रखेंगे, शुड हैव और टू हैव दोनों के साथ लगेगी। शुड के साथ V1 लगाते थे लेकिन शुड हैव के साथ V3 लगाएंगे, और टू के साथ V1 लगाते थे लेकिन और टू हैव के साथ हम V3 लगाएंगे, ठीक है। थोड़े से एग्जाम्पल्स देखते हैं, समझिएगा। देखिए अभी जो मैंने बताया, सब्जेक्ट होता है, फिर हेल्पिंग वर्ब होती है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब होती है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, फिर ऑब्जेक्ट होती है। किसकी बात हम यहाँ कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, सिर्फ दो चीजों की यहाँ बात हो रही है, शुड हैव की और ought to have की, ठीक है। अब देखो, राम शुड हैव स्लेप्ट, राम को सो जाना चाहिए था, शायद रात भर राम सोया नहीं है तो आप क्या बोलोगे, राम को सो जाना चाहिए था। तो सो जाना चाहिए था के लिए हमने क्या बोला, राम शुड हैव स्लेप्ट। राम हो गया आपका सब्जेक्ट, शुड हैव हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब, स्लेप्ट हो गया वर्ब की थर्ड फॉर्म। यू शुड हैव स्टडीड हार्ड, आपको पढ़ाई अच्छे से करनी चाहिए थी, यानी आपने नहीं की, है ना, यू शुड हैव स्टडीड हार्ड। वी ऑट टू हैव रिस्पेक्टेड आवर टीचर्स, हमें हमारे शिक्षकों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए थी, हमें हमारे शिक्षकों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए थी। ought to have, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। राजू ought to have obeyed his parents, राजू को अपने पेरेंट्स की बात माननी चाहिए थी, तो ought to have प्लस V3। he ought to have worked hard to pass the exam, उसको एग्जाम पास करने के लिए अच्छे से मेहनत करनी चाहिए थी, या जरूर मेहनत करनी चाहिए थी, तो हम क्या कर देंगे, ought to have worked hard। You ought to have learned how to cook food, आपको खाना पकाना जरूर सीख लेना चाहिए था, जरूर सीख लेना चाहिए था के लिए हमने क्या किया, ought to have learned how to cook food, ठीक है। तो ये 6 जो ऊपर आपने एग्जाम्पल देखे थे उसी का बस पास्ट में एग्जाम्पल है। आई होप चीज़ें समझ आ रही होंगी। अगर आपको नहीं समझ आती हैं तो प्लीज़ अपने डाउट्स आप लिख लीजिएगा, बाद में शेयर कीजिएगा, मैं दोबारा समझा दूंगी, कोई दिक्कत वाली बात उसमें नहीं है, ठीक है। अगला स्ट्रक्चर है आपका मे हैव और मस्ट हैव का। मे हैव और मस्ट हैव होता क्या है, आपने हिंदी में कभी बोला होगा, सुना होगा, जैसे मैं अभी बोल रही हूँ, सुना होगा, बोला होगा, है ना। तो लास्ट में क्या आया मेरा, आ प्लस होगा, ठीक है। ये स्ट्रक्चर प्लीज लिख लीजिएगा, आ प्लस होगा। मे हैव आप कहाँ लगाते हो, आ प्लस होगा के लिए। मस्ट हैव क्या होगा, तो आपने जरूर सुना होगा, जरूर सुना होगा, जरूर आ प्लस होगा के लिए क्या लगाते हो आप, मस्ट हैव लगाते हो, ठीक है। आ प्लस होगा है तो मे हैव, जरूर आ प्लस होगा, मस्ट हैव,
ठीक। और स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, हेल्पिंग वर्ब में लास्ट में आपका हैव लगा है, दैट मीन्स इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी ही होगी। तो सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, मे हैव या मस्ट हैव, जो भी आपका सेंटेंस का मीनिंग निकल रहा है उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन आता है आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब आ प्लस होगा कहाँ पे आता है, जरूर आ प्लस होगा कहाँ पे आता है, शी मे हैव प्रिपेयर्ड फूड। शी मे हैव प्रिपेयर्ड फूड, उसने खाना बना लिया होगा। आप जब आ प्लस होगा कहते हो तो एक पॉसिबिलिटी, एक प्रोबेबिलिटी बताते हो कि ये काम हो गया होगा, संभावना बताते हो, है ना, कि उसने खाना बना लिया होगा। शी मे हैव प्रिपेयर्ड फूड। अगर मैं बोलूं उसने खाना जरूर बना लिया होगा तो यही मे हैव जो है वो रिप्लेस हो जाएगा किससे, मस्ट हैव से। ठीक। उसने खाना बना लिया होगा के लिए बोलते हैं शी मे हैव प्रिपेयर्ड फूड, और उसने खाना जरूर बना लिया होगा के लिए क्या बोलेंगे, शी मस्ट हैव प्रिपेयर्ड फूड। ओके। ऐसे ही द प्रिंसिपल मे हैव रीच्ड द स्कूल, तो प्रिंसिपल जो हैं वो स्कूल पहुंच गए होंगे, संभावना जताई जा रही है। मैं बोलूं जरूर पहुंच गए होंगे तो द प्रिंसिपल मस्ट हैव रीच्ड स्कूल। स्टूडेंट्स मे हैव लर्न्ड इंग्लिश, छात्रों ने अंग्रेजी सीख ली होगी, या छात्रों ने अंग्रेजी सीख लिया होगा। और जरूर करना हो मुझे तो मस्ट हैव लर्न्ड इंग्लिश। यू मस्ट हैव हर्ड द नेम ऑफ गांधी जी, आपने गांधी जी का नाम जरूर सुना होगा, तो जरूर सुना होगा मस्ट हैव प्लस V3 हो गया। मैं जरूर हटा दूं, सिर्फ ये बोलूं कि आपने गांधी जी का नाम सुना होगा, संभावना है कि सुना होगा, तो यू may have heard the name of गांधी जी। राकेश must have completed his homework, राकेश ने उसका होमवर्क जरूर पूरा कर लिया होगा। ठीक है, जरूर के लिए मस्ट हैव लगा दिया। मैं बोलूं जरूर नहीं लगाना, सिर्फ आ प्लस होगा से करना है, तो राकेश में हैव कंप्लीटेड हिज होमवर्क। मन्नू मस्ट हैव ज्वाइन दैट कंपनी, मन्नू ने वो कंपनी जरूर ज्वाइन कर लिया होगा। ठीक है, तो जरूर के लिए हमने क्या लगाया, मस्ट हैव लगाया। तो आपको यहाँ क्या ध्यान देना है, मे हैव और मस्ट हैव के बीच का डिफरेंस। जब आ प्लस होता है तो आप लगाते हो मे हैव, जहाँ पे सिर्फ प्रोबेबिलिटी आपके सामने रखी जाती है, ये संभावना है कि ये काम हुआ होगा। और अगर जरूर हुआ होगा करना है तो मस्ट हैव आपको लगा देना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी चीज है। मस्ट हैव को कभी भी जरूर ना प्लस चाहिए से कंफ्यूज मत करिएगा। ठीक है, जरूर आ प्लस होगा इसका मीनिंग रहता है। ओके, तो अब आगे बढ़ेंगे। आपके सामने 6 और स्ट्रक्चर हैं। देख के लगेगा एक ही दिन में कितना सारा मॉडल हो जा रहा है, याद नहीं हो पाएगा। डोंट वरी, सिर्फ जो आप हिंदी में बोलते हो उसको इंग्लिश से कनेक्ट करो। ठीक है, आप ना प्लस चाहिए यूज करते हो, ठीक, ना प्लस चाहिए में अब आपकी 3 पॉसिबिलिटी है। जनरल यूज में बोल रहे हो तो शुड प्लस V1 लगा दो, शिष्टाचार सिखा रहे हो, ज्ञान सिखा रहे हो, ऑट टू प्लस V1 लगा दो, या फिर जरूर वाली बात कर रहे हो तो मस्ट प्लस V1 लगा दो। पास्ट का यही ना प्लस चाहिए होगा तो शुड हैव या ऑट टू हैव कर दोगे। राइट, अगर संभावना बतानी है आ प्लस होगा बोल के तो मे हैव लगा दो, जरूर आ प्लस होगा बतानी है तो मस्ट हैव बता दो। ठीक है, अब कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आप अपने डे टू डे कॉन्वर्सेशन में यूज नहीं करते हो, हिंदी में आप बोलते हो, बस उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करने की चीजें बता रही हूँ, मॉडल और वर्ब की फॉर्म्स बता रही हूँ। ठीक है, देखो अब अगला क्या स्ट्रक्चर है, ना प्लस वाला है और ना प्लस वाला था। ये 2 चीजें एक साथ पढ़िएगा, ना प्लस वाला है और ना प्लस वाला था। जैसे मैं बोलूं राजू आज आने वाला था या राजू आज आने वाला है, 2 चीजें हैं। मैं बोल रही हूं राजू आज आने वाला था या राजू आज आने वाला है। तो ना प्लस वाला है, ना प्लस वाला था का स्ट्रक्चर आप कैसे बनाते हो, सबसे पहले आप लिखते हो सब्जेक्ट। देखो दोनों में ही सब्जेक्ट है। ठीक है, अब वाला है यानी प्रेजेंट की बात है तो आप लगाओगे इज MR में से कोई भी, जैसा आपका सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग। अब मान लो हम राजू ही लिखते हैं तो राजू के लिए हम लगाएंगे इज। ठीक है, अब आगे अबाउट टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, और वही वाला था होता तो सब्जेक्ट के बाद वॉज या वर में से कुछ आएगा, देन अबाउट टू, फिर V1, फिर ऑब्जेक्ट। ये चीज रहती है। ना प्लस वाला है, ना प्लस वाला था। एक एग्जाम्पल हमने क्या देखा कि राजू आज आने वाला है, तो मैं क्या बोलूंगी, राजू इज अबाउट टू। अबाउट टू हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आने के लिए कम और फिर टुडे। राजू इज अबाउट टू कम टुडे।
ठीक है, और मैं बोलूं आज आने वाला था, आया नहीं अभी तक, तो हम क्या बोलेंगे, राजू वॉज, दिख रहा है, रुक जाओ मैं कलर चेंज कर देती हूँ, मैं बोलूं क्या, राजू वॉज अबाउट टू कम टूडे, मतलब आज आने वाला था लेकिन आया नहीं। ठीक है, तो ना प्लस वाला है, ना प्लस वाला था का स्ट्रक्चर आपने सीखा। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, प्रेजेंट है तो इज एम आर, पास्ट है तो वॉज वर, उसके बाद ना प्लस वाला है के लिए अबाउट टू लगाते हैं दोनों ही जगह। ठीक है, आपका जो मेन हेल्पिंग वर्ब है ये अबाउट टू यहाँ पे है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, ऑब्जेक्ट लगाते हैं, काम खत्म करते हैं। आप ये मत कहना यहाँ कि इज एम आर के साथ तो हमने V1 लगाया है, इज एम आर की वजह से V1 वहां नहीं लगा है, अबाउट टू की वजह से वहां पे V1 लगा है। मेन जो आपका स्ट्रक्चर है वो अबाउट टू का है। ठीक है, ऐसे ही अगले जो दो स्ट्रक्चर्स हैं समझिएगा, ना प्लस को है, ना प्लस को था। मैं बोलूं राजू स्कूल जाने को है, ठीक है, उसी का पास्ट, राजू स्कूल जाने को था, तभी बारिश हो गई, इस टाइप से। ठीक है, तो अगर मैं बोल रही हूँ राजू स्कूल जाने को है, तो को है के लिए क्या करेंगे, ये देखो ये है प्रेजेंट और को था यानी पास्ट, तो प्रेजेंट के लिए इज एम आर लगता है, पास्ट के लिए वॉज वर लगता है। ये को है की जो मीनिंग है वो क्या रहेगी, सिर्फ टू लगाएंगे, टू के साथ V1, यहाँ भी टू के साथ V1, कुछ अलग से रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। मैं बोलूं राजू स्कूल जाने को है, तो क्या बोलेंगे, राजू इज टू गो टू स्कूल। ठीक है, वही बोलूं राजू स्कूल जाने को था, तो राजू वॉज टू गो टू स्कूल। ठीक है, तो ये आपके दो और स्ट्रक्चर हो गए, ना प्लस वाला है, ना प्लस वाला था हो गया, फिर ना प्लस को है, ना प्लस को था हो गया। अगला जो है ना प्लस जा रहा है, ना प्लस जा रहा था। तो अब इसमें क्या होता है, जैसे मैं बोलूं कि मैं पढ़ाने जा रही हूं, मैं आपको इंग्लिश पढ़ाने जा रही हूं, ऐसे बोल दूं, मैं इंग्लिश पढ़ाने जा रही हूं। ठीक है, या राजू, अभी तक हमारा राजू ही चल रहा है तो राजू ही अंग्रेजी भी पढ़ाएगा, मेरा नाम राजू है। ठीक है, राजू इंग्लिश पढ़ाने जा रहा है, या राजू इंग्लिश पढ़ाने जा रहा था। तो इसमें अब जा रहा है, जा रहा था के लिए याद रखेंगे गोइंग टू। ठीक है, सब्जेक्ट है, फिर प्रेजेंट की बात है तो इज एम आर, पास्ट की बात है तो वॉज वर, उसके बाद गोइंग टू, साथ में V1 और फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट। ध्यान देना हर जगह आपने V1 ही लगाया है इन 6 के 6 स्ट्रक्चर्स में। मैं बोलूं कि राजू अंग्रेजी पढ़ाने जा रहा है, तो राजू सब्जेक्ट हो गया। आगे इज एम आर में से क्या लगाओगे, इज लगाओगे राजू के लिए। फिर आगे गोइंग टू, गोइंग टू, फिर V1 आएगी पढ़ाने के लिए, हम बोलते हैं टीच। ठीक है, और टीच क्या, इंग्लिश। राजू इज गोइंग टू टीच इंग्लिश। पास्ट करना होगा तो क्या करेंगे, बस इज का वॉज कर देंगे, क्या होगा, राजू वॉज गोइंग टू टीच इंग्लिश, राजू वॉज गोइंग टू टीच इंग्लिश। तो ये आपके 6 स्ट्रक्चर्स हैं, एक बार में आपने पढ़े। क्या क्या था इसमें, ना प्लस वाला है, इसमें आप क्या लगाते थे, अबाउट टू लगाते थे। ठीक है, ये दोनों में, ठीक, वाला है और वाला था के लिए। अब को है वाले में आप क्या लगाते थे, आप लगा रहे थे सिर्फ 2 + V1, और जा रहा है में आप क्या लगा रहे थे, गोइंग 2 + V1, गोइंग 2 + V1। तो ये 6 स्ट्रक्चर्स काफी इजी, काफी बढ़िया, और आप यूज भी करते रहते हो। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे कुछ एग्जाम्पल्स की। देखिए, वैसे राजू वाले एग्जाम्पल तो मैंने दे दिए हैं, फिर भी देख लेते हैं। राधा इज, सॉरी, वेयर इज राधा अबाउट टू गो। वेयर मतलब कहाँ, इज मतलब प्रेजेंट की बात है ना, अबाउट टू मतलब वाली है, तो राधा कहाँ जाने वाली है, वेयर इज राधा अबाउट टू गो, राधा कहाँ जाने वाली है। वॉट आर दीज चिल्ड्रन टू डू, वॉट मतलब क्या होता है, क्या। ठीक है, क्या, और आर लगा है मतलब प्रेजेंट की बात है। ठीक, और यहाँ पे क्या है, दीज चिल्ड्रन के बाद टू लगा है,
टू लगाने का मतलब को, ठीक है, को हो गया, आर है यानी है, ठीक है। तो ये बच्चे क्या करने को हैं, ओके। इज सविता टू बाय अ टेबल, क्या सविता एक टेबल खरीदने को है। अगला क्या हो गया, ही वॉज गोइंग टू डिलीवर ए स्पीच, वह स्पीच देने जा रहा था। आई वॉज अबाउट टू मीट यू, मैं आपसे मिलने वाला था, ठीक है, इसी का प्रेजेंट होगा आई एम अबाउट टू मीट यू। राज इज गोइंग टू मार्केट, राज मार्केट जा, अच्छा हाँ ये बात मुझे हाँ अलग लिखानी थी। ये एग्जाम्पल देखिए क्या है, राज इज गोइंग टू मार्केट। अब यहाँ आप गोइंग टू समझ के ये मत कर देना कि गोइंग टू है अब इसके साथ हमें V1 लिखना है, नहीं। ये देखो देखने में आपको गोइंग टू वाला स्ट्रक्चर लग सकता है, लेकिन ध्यान क्या रखेंगे, ये वो स्ट्रक्चर नहीं है, ये आपका सिंपल क्या है, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस है ना। देखो राज हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, ING फॉर्म है, फिर बाकी चीज है। टू के साथ V1 कहाँ है, टू के साथ V1 होता तो आप कहते कि हाँ भाई ये तो गोइंग टू वाला स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये अलग है, ठीक है, इम्पोस्टर है इनमें से, ठीक है, इनमें से क्या है, ये इम्पोस्टर है, ओके। प्लीज ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये जब PDF आपको मिलेगी शायद ये मैं जो पेन स्पेल चला रही हूँ वो सारी चीजें उसमें नहीं होंगी, ओके। तो कहीं कंफ्यूज मत कर जाना चीजों को। अब अगला जो आपका मॉडल आता है वो होता है मे और माइट। क्या है, मे और माइट। मे और माइट देखो, मे आपका प्रेजेंट है, मे का जो पास्ट होगा ये क्या है, माइट है। यहां मैंने कहीं लिखा है क्या, नहीं लिखा है। माइट को याद रखिएगा, ये क्या है, पास्ट ऑफ मे, ठीक है। मे का पास्ट क्या होता है, माइट होता है। अब मे और माइट को हम कई तरीके से यूज करते हैं। जैसे पहला क्या है, आपको पॉसिबिलिटी या फिर प्रोबेबिलिटी दिखानी है, संभावना दिखानी है। संभावना दिखाने के लिए आप मे या माइट लगाते हो। मैं बोलूं इट मे रेन टुडे, तो मतलब काले बादल देख के मैं कह रही हूँ आज बारिश हो सकती है, ठीक है। याद रखिएगा, ना प्लस सकना आपको दिखता है, ना प्लस सकना इस तरह से होगा, या फिर सकता है, सकती है टाइप से चीजें, सकता है, सकती हैं, सकते हैं, इस टाइप की चीजें आपको इसमें दिख सकती हैं, ठीक है। तो मे क्या होता है, पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी दिखाता है, इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। या फिर आप परमिशन लेने के लिए मे का यूज करते हो, स्कूल में करते भी रहे होंगे, मे आई कम इन सर, ठीक है, मे आई कम इन आपने बोला तो यहाँ पे मे लगाया आपने परमिशन लेने के लिए। फिर टीचर जो है आपका क्या कहेगा, यस यू मे कम इन, हाँ आ जाइए। तो ग्रांट करने के लिए भी परमिशन आप क्या लगाते हो, मे लगाते हो। अगला है विश के लिए, जैसा कि ऑप्टेटिव सेंटेंस पहले दिन आपको पढ़ाया था। ऑप्टेटिव सेंटेंस में आप किसी को ब्लेस करते हो, विश करते हो, ये सारी चीजें करते हो। तो मे यू लिव लॉन्ग, जुग जुग जियो के लिए भी आपने यहाँ मे लगाया। मे यू डाई, मे यू गो टू हेल, मे गॉड ब्लेस यू। तो ये जो विश और कर्स वाली चीजें हैं वहां भी आप देखोगे उनके साथ क्या लग रहा है, मे लग रहा है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सी बात, जब भी आप रिवीजन करने बैठोगे तो क्या करना है आपको, इस तरह से लिखोगे। किस तरह से लिखोगे भाई, आपको लिखना है ऐसे, ये लिखा मे, ठीक है, मे पे बनाया गोला, इसका पास्ट क्या कर दोगे, माइट कर दोगे, ठीक है। यूज कहाँ कहाँ करोगे, 4 जगह करोगे। पहली चीज क्या हो गई, जहां पे आपको प्रोबेबिलिटी दिखानी है, संभावना दिखानी है, मे लगा दिया। दूसरी जगह क्या है, परमिशन, ठीक है, परमिशन। तो यहाँ पे क्या है, सीक करने के लिए, और यहाँ पे क्या है, ग्रांट करने के लिए। अगला क्या है, विश या ब्लेसिंग या फिर कर्स के लिए भी आप क्या यूज करते हो, मे को यूज करते हो, ठीक है। तो इतना सा था मे और माइट का। आई होप चीजें क्लियर हुई होंगी। अब हम आगे बढ़ेंगे अगले सकना पे, विच इज कैन कुड। कैन और कुड, कैन और कुड क्या करते हैं, तो भैया देखो ये दिखाते हैं आपको एबिलिटी, ठीक है। क्या दिखाते हैं, एबिलिटी। मैं कह रही हूं कि मैं एक कार ले सकती हूँ,
मैं एक कार ले सकती हूँ। अब देखो, कहने के दो तरीके हैं। मैं अगर आपसे बोलूँ कि मैं एक कार ले सकती हूँ, मैंने ये बोला मैं एक कार ले सकती हूँ। अब इसको बोलने का तरीका इंग्लिश में क्या हो सकता है? अगर मैं बोलूँ आई मे बाई अ कार, और दूसरा तरीका क्या है? आई कैन बाई अ कार। ठीक है, बोल दिया, सही दोनों हैं, लेकिन मीनिंग दोनों की अलग अलग है। जब आप बोलते हो आई मे बाई अ कार, इसका मतलब होता है कि संभावना है कि मैं कार खरीद सकती हूँ। ठीक है, और जब आप बोलते हो आई कैन बाई अ कार, इसका मतलब होता है कि मेरी इतनी एबिलिटी है कि मैं कार खरीद सकती हूँ। ठीक है, मे और कैन का डिफरेंस यही है कि मे में आपको पॉसिबिलिटी दिखती है, जबकि कैन में आपको एबिलिटी दिखती है। क्या दिखेगी? एबिलिटी दिखेगी। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, कैन क्या करता है? एबिलिटी दिखाता है। कैन का जो पास्ट है वो क्या है? कुड है। ठीक है, आई कैन बाई ए कार आपका क्या हो गया? एबिलिटी दिखा रहा है। कैन का जो पास्ट है वो क्या है? कुड है। कुड का यूज कैन के पास्ट की तरह पे आप कर सकते हो। जैसे मैं बोलूँ मैं कार ले सकती थी, मेरी पास्ट में एबिलिटी थी कि मैं कार खरीद सकती थी, आई कुड बाई अ कार। ठीक है, आई कुड बाई अ कार अगर मैं बोल रही हूँ तो मैं कार खरीद सकती थी, पास्ट में मेरी एबिलिटी ऐसी थी। ठीक है, तो प्रेजेंट की एबिलिटी के लिए कैन लगाओगे, पास्ट की एबिलिटी के लिए क्या लगाओगे? कुड लगाओगे। क्या? कुड। ठीक, उसके अलावा जो कुड है उसका यूज आप पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी कर सकते हो। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कुड यू प्लीज डू इट फॉर मी, तो यहाँ पे क्या आप प्लीज मेरे लिए कर सकते हैं, तो ये जो कुड है एक पोलाइट रिक्वेस्ट की तरह वहां पे काम करता है। तो कुड यू प्लीज ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, इस तरह से मैंने बोल दिया अगर कुड यू प्लीज ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, तो मैं एक पोलाइट रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि भैया प्लीज एक गिलास पानी पिला दो। ओके, तो कैन और कुड का ये डिफरेंस होता है, प्लीज ध्यान रखिएगा। कैन करता क्या है? एबिलिटी दिखाता है। ठीक है, कैन का पास्ट क्या होता है? कुड होता है। कुड का एक यूज और क्या है? पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। बस इतनी चीजें आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। कुड हैव। अब कुड हैव है तो देखते ही आपको तुरंत मन में आना चाहिए कि कुड हैव के साथ कुछ भी हो जाए वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी। क्यों? क्योंकि लास्ट में हैव लगा हुआ है। अब कुड हैव थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए और डे टू डे कॉन्वर्सेशन में भी आपके यूज हो सकता है। कुड हैव का मतलब होता है कुछ हो सकता था लेकिन वो हुआ नहीं, बट डिड नॉट। ठीक है, कोई काम है या कोई घटना है जो हो सकती थी पर हुई नहीं। ठीक, एंड इट इज फॉलोड बाई वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्यों? क्योंकि लास्ट में हैव लगा हुआ है। यानी कि स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, मैं बोलूं राजू कुड हैव बीटन यू, राजू आपको पीट सकता था। इतना मुंह लगाई मत करो, राजू तुमको पीट सकता था। ठीक है, तो राजू तुमको पीट सकता था, इसका मतलब क्या? उसने पीटा नहीं। पीट सकता था लेकिन पीटा नहीं। ये बात मैं कब बोलूंगी? राजू तुमको पीट सकता था, जब उसने नहीं पीटा। ठीक है, मैं बोलूं पुलिस कुड हैव अरेस्टेड यू, पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती थी। ये बात कब बोलूंगी? जब पुलिस ने अरेस्ट नहीं किया। कर लेगी तब तो बोलने लायक बची नहीं ना मैं। ठीक है, तो अगर मैं कह रही हूं कि पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती थी, मतलब पुलिस ने अरेस्ट नहीं किया। पॉसिबिलिटी थी लेकिन ये काम हुआ नहीं। वी कुड हैव लॉस्ट आवर मनी, हम अपना पैसा गंवा सकते थे। पॉसिबिलिटी थी गंवा सकते थे लेकिन हमने गंवाया नहीं, बच गया पैसा। ठीक है, अब बहुत ही प्यारा सा मैसेज मेरी तरफ से आपके लिए कि ध्यान से पढ़ लो वरना बाद में आपको क्या बोलना पड़ेगा? आई कुड हैव पास्ड द एग्जाम, लेकिन हुआ नहीं। ठीक है, मैं एग्जाम पास कर सकता था लेकिन नहीं हुआ। तो ध्यान रखिएगा कि कुड हैव का यूज आपको कम से कम करना पड़े, अपने लिए तो फिलहाल करना ही पड़े, मतलब कम करना पड़े कि कोई काम हो सकता था लेकिन हुआ नहीं। ठीक, तो ये कुड हैव का फंडा क्लियर रखिएगा। लास्ट में हैव है इसलिए वर्ब की थर्ड फॉर्म। मीनिंग क्या होती है? कोई काम हो सकता था लेकिन हुआ नहीं। बाकी और कुछ खास बात इसमें है नहीं। अब आगे बढ़ेंगे वुड पर। ठीक है, कुड, वुड, मे, माइट,
बाहर से देखने में चीज़ें अलग अलग दिखती हैं कि भाई बहुत बड़ी कौन सा तोप ला के खड़ा कर दिया, लेकिन अगर आपको मीनिंग पता है, हिंदी मीनिंग आप समझते हो कहाँ यूज़ करना है, तो ये सारी चीज़ें बहुत ही लाइट हैं, बहुत ही अच्छी हैं, याद बहुत आराम से हो जाती हैं। वुड की बात जब आप करोगे तो पहली बात आप कहाँ लिखते हो उसको, पॉसिबिलिटी बताने के लिए, प्रोबेबिलिटी बताने के लिए, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, ओके। तीसरी चीज़ क्या है कि जो वुड है वो विल का पास्ट होता है, ओके जैसे कैन का पास्ट कुड होता है वैसे विल का पास्ट वुड होता है। अगली चीज विश के लिए भी आप करते हो वुड का यूज। फिर पास्ट का कोई रूटीन बताना है, ये बात हम जब पास्ट इंडेफिनिट में पढ़ रहे थे तब मैंने बताया था कि जैसे मैं बोलूँ राधा गाना गाया करती थी, तो पास्ट का रूटीन था उसका, तो क्या बोलते थे उसको कि राधा वुड सिंग अ सॉन्ग। राधा गाना गाया करती थी, तो यहाँ वुड हमने किस लिए यूज किया था, पास्ट के रूटीन को बताने के लिए किया था। नाउ लुक एट द एग्जांपल्स। पहला क्या है, व्हेन आई वाज अ किड आई वुड गो टू स्कूल बाय बस। जब मैं बच्चा था मैं बस से स्कूल जाया करता था। यहाँ पे ये किसका एग्जाम्पल है, ये किसका, रूटीन ऑफ पास्ट का, ठीक है। मैं यहाँ लिख दे रही हूँ कि कौन सा किसका एग्जाम्पल है, रूटीन ऑफ पास्ट का। नेक्स्ट, ही होप्ड दैट ही वुड पास। उसको उम्मीद थी कि वो पास हो जाएगा, ठीक है। तो ही होप्ड दैट, हो जाएगा, बोल मैं रही हूं गा, विल है ना, लेकिन यहाँ लिखा मैंने क्या है, वुड। क्यों लिखा है, क्योंकि अगर ये पास्ट है तो ये भी तो पास्ट होगा, है ना, यानी विल का पास्ट फॉर्म हमने क्या कर दिया, वुड कर दिया। तो यहाँ पे ये क्यों यूज हुआ है, पास्ट ऑफ विल की तरह यूज हुआ है, ओके। नेक्स्ट देखेंगे, ही वुड बी स्लीपिंग, वो सो रहा होगा, ठीक। आप लोग एक ही घर में हो, अलग अलग रूम में, तो आपको चले यार राजू के रूम में चलते हैं, ठीक। आप कहोगे नहीं रहने दो, वो सो रहा होगा। एक पॉसिबिलिटी, एक प्रोबेबिलिटी बताए, संभावना है कि वो सो रहा होगा। तो यहाँ पे ये वुड बी स्लीपिंग वाला क्या है, प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी बताने के लिए आप क्या कर रहे हो, वुड का यूज कर रहे हो। वुड यू हेल्प मी, क्या आप मेरी हेल्प करेंगे। आपने रिक्वेस्ट की, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए आपने यहाँ वुड लगाया, किसके लिए, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। नेक्स्ट क्या है, आई विश इंडिया वुड बिकम अ डेवलप्ड कंट्री सून। काश, आई विश क्या होता है, काश इंडिया जो है जल्दी ही डेवलप्ड कंट्री बन जाए। तो यहाँ जो ये काश है, काश मतलब क्या हुआ, विश, ठीक है। विश के लिए आपने यूज किया किसका, वुड का, ओके। तो आई होप वुड के सारे यूज और एग्जाम्पल आपको समझ आए होंगे। इनको अपने हिसाब से अपने सेंटेंसेस में बना के जरूर ट्राई कीजिएगा एक आध बार, ठीक है। अगर सीख गए मजा आ जाएगी भाई साहब। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे थोड़ी, हाय हाय ये मजबूरी की, ठीक है। मजबूरियों की बात करेंगे भाई, सिर्फ हिंदी में ही मजबूरियां नहीं होती हैं, अंग्रेजी में भी मजबूरियां होती हैं। तो मजबूरियों के क्या स्ट्रक्चर होते हैं समझिएगा। पहला स्ट्रक्चर क्या है, ना प्लस है, ना प्लस होता है, ना प्लस पढ़ता है। मैं बोलूँ यार मुझे पढ़ना है, पढ़ना है मतलब मेरा मन नहीं है लेकिन मेरे को पढ़ना है क्योंकि पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। मुझे पढ़ना पड़ता है, मुझे पढ़ना होता है, मुझे घर के काम करने हैं, मुझे घर के काम करने होते हैं, या मुझे घर के काम करने पड़ते हैं। जब आप पढ़ते हैं शब्द लगा देते हो, वहां पे आती है आपकी मजबूरी, ठीक है। आपका मन नहीं है लेकिन आपको करना पड़ता है कोई काम, ठीक है। तो ऐसे आपकी जो मजबूरी है वो प्रेजेंट की होती है, पास्ट की होती है, फ्यूचर की होती है, या फिर एक पॉसिबिलिटी है कि ये आपको करना पड़ सकता है, ओके। कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप हिंदी में यूज नहीं करते हो, बस वही हिंदी आपको इंग्लिश में इधर पढ़नी है। ना प्लस है, ना प्लस होता है, या ना प्लस पढ़ता है। इसको आप लिखते कैसे हो, सब्जेक्ट लगाते हो, फिर हैज टू, हैव टू, इन दोनों में से जैसा भी आपका सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग आप लगाते हो। फिर आगे आती है आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। सॉरी यहाँ पे मैंने स्लैश लगा दिया, यहाँ पे प्लस होगा, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। ना प्लस है, होता है, ना प्लस पढ़ता है, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस हैज टू प्लस हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट, प्रेजेंट की मजबूरी के लिए। जैसे मैं बोलूं मुझे इंग्लिश पढ़ाना पड़ता है, मुझे इंग्लिश पढ़ाना पड़ता है, तो मैं उसको अंग्रेजी में कैसे बोलूंगी, अंग्रेजी में कैसे बोलूंगी, ऐसे बोलूंगी, आई
हैव टू, ठीक है, हैव टू हो गया, फिर प्लस V1, तो टीच और फिर इंग्लिश, ठीक है, आई हैव टू टीच इंग्लिश। अब बोला जाए कि मुझे, अच्छा यहाँ पे एक स्पेस थोड़ा गड़बड़ हो गया, यहाँ था कर दीजिएगा, ना प्लस था, ना प्लस होता था या ना प्लस पढ़ता था। मुझे इंग्लिश पढ़ाना था, इंग्लिश पढ़ाना होता था, इंग्लिश पढ़ाना पड़ता था, सेम बात है, ठीक है। तो मैं क्या बोलूँगी, पास्ट की मजबूरी के लिए आई हैड टू टीच इंग्लिश। ये हैव टू हैज टू में कंफ्यूजन मत क्रिएट करिएगा। हैज टू हैव टू आपको पता है, हैज हैव आप कहाँ लगाते हो, प्रेजेंट के परफेक्ट में, हैड कहाँ लगाते हो, पास्ट के परफेक्ट में। तो मजबूरी जब भी होगी बस इनके साथ टू और लगा देना, बात खत्म हो जाएगी, ठीक है। आई हैड टू टीच इंग्लिश। अगर मैं बोलूँ मुझे अंग्रेजी पढ़ानी पड़ेगी, यानी मन नहीं है लेकिन करना पड़ेगा, ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे कि आई शैल हैव टू, फ्यूचर परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब लगा के आगे टू लगा दो, मजबूरी हो गई, ठीक है। आई शैल हैव टू टीच इंग्लिश, ठीक। ऐसे ही मुझे अंग्रेजी पढ़ानी पड़ सकती है या मुझे अंग्रेजी पढ़ाना पड़ सकता है। यहाँ पे ये पढ़ सकता है मजबूरी है, वो भी प्रोबेबिलिटी है, मजबूरी की भी प्रोबेबिलिटी है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, आई मे हैव टू टीच इंग्लिश, ठीक है। मे या कैन हैव टू लगाएंगे, बात खत्म। तो ये है आपकी मजबूरियों की बात। पास्ट की हो गई, सॉरी प्रेजेंट की मजबूरी, पास्ट की मजबूरी, फ्यूचर की मजबूरी और प्रोबेबिलिटी में भी मजबूरी। क्या लगाया हमने, हैज टू हैव टू के साथ V1, हैड टू के साथ V1, शैल हैव टू विल हैव टू के साथ V1, मे हैव टू कैन हैव टू के साथ V1। ओके, देखने में बड़ी बड़ी चीजें हैं, बहुत ही छोटी। इसीलिए देखिए एग्जाम्पल्स क्या हैं। आई हैव टू स्टडी इंग्लिश, मुझे इंग्लिश पढ़नी होती है, मुझे इंग्लिश पढ़नी पड़ती है, मेरी मजबूरी है, ठीक है, क्योंकि परीक्षा देनी है। परीक्षा में 50 क्वेश्चन आते हैं, 40 अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। तो आई हैव टू स्टडी इंग्लिश, मुझे अंग्रेजी पढ़नी पड़ती है। आई हो गया सब्जेक्ट, हैव टू हो गई हेल्पिंग वर्ब, V1 एंड देन इंग्लिश। आई हैड टू स्टडी इंग्लिश, मुझे इंग्लिश पढ़नी पड़ती थी, पास्ट की मजबूरी, हैड टू कर दिया। मुझे अंग्रेजी पढ़नी पड़ेगी, आई शैल हैव टू स्टडी इंग्लिश। आई मे हैव टू स्टडी इंग्लिश, मुझे इंग्लिश पढ़नी पड़ सकती है, ठीक है। तो मजबूरी की एक जो प्रोबेबिलिटी है उसके लिए आपने क्या लगाया, मे हैव टू, उसके साथ V1, फिर बाकी चीजें, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हो गए आपकी मजबूरियों के। अब हम आगे बढ़ेंगे, नीड एंड नीड नॉट। आपने पढ़ा होगा कभी स्कूल में भी कि आपके जो ये नीड और डेयर होते हैं, है ना, नीड और डेयर, ये आपकी मेन वर्ब भी होती हैं और हेल्पिंग वर्ब का भी काम करते हैं। आप पहचानोगे कैसे, कैसे पहचानोगे कि कहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब है, कहाँ पे ये मेन वर्ब है। ध्यान रखना, नीड और डेयर हमेशा नेगेटिव या इंटरोगेटिव में ही हेल्पिंग वर्ब का काम करेंगे, कभी भी अफर्मेटिव सेंटेंस में ये हेल्पिंग वर्ब का काम नहीं करेंगे, ठीक है। कभी भी अफर्मेटिव में ये हेल्पिंग वर्ब का काम नहीं करेंगे। अब देखो इसी के बारे में क्या है, सबसे पहले हम नीड पढ़ेंगे, नीड एंड नीड नॉट। तो ये जो नीड है वो मेनली कहाँ होता है, नेगेटिव और इंटरोगेटिव फॉर्म्स में यूज होता है। साथ ही साथ इसका कोई भी पास्ट टेंस नहीं होता है। पास्ट टेंस ना होने का क्या मतलब है, जैसे यूजली हम क्या करते हैं, नीड का पास्ट नीडेड कर देते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब का नीडेड कभी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये नीड का नीडेड तो आप वर्ब के साथ करते हो ना, ये खेल हेल्पिंग वर्ब के साथ क्यों करोगे, नहीं करना है, ठीक है। इसलिए नीड का कभी नीडेड या डेयर का कभी डेयर्ड आप नहीं करोगे, ठीक है। एग्जाम्पल देखेंगे, नीड आई राइट टू हिम, क्या मुझे उसे लिखने की जरूरत है, नीड आई राइट टू हिम, ठीक। तो नीड यहाँ क्या है आपकी, ध्यान रखेंगे लिखने का काम कौन कर रहा है, आई हो गया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के पहले है तो क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा, फिर ये आपकी मेन वर्ब, फिर बाकी चीजें। ही नीड नॉट गो देयर, उसे वहां जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आपका मन कह सकता है हम यहाँ टू और लगा दें,
ही नीड नॉट टू गो देयर, ये ज्यादा अच्छा लग रहा है बोलने में, बट इट इज ग्रामेटिकली नॉट करेक्ट। ठीक है, अगर मैं बोलूं ही नीड नॉट टू गो देयर, ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं है। क्यों नहीं है? तो स्ट्रक्चर आपका क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। तो आपका ये सब्जेक्ट क्या हो गया? ही। ठीक है, और नॉट लगाना होता है वर्ब के जस्ट पहले, आप नॉट भी लगा लेते हो। ठीक, तो नीड क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। नॉट हो गया, फिर इसके बाद नॉट के बाद आपको V1 लगानी है ना, या 2 + V1 लगाना है। सिर्फ V1 लगाते हैं, इसलिए यहाँ पे आप 2 कभी ऐड नहीं करोगे। बोलने में भले आपको अच्छा लगे, लेकिन ये ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं होता है। तो नीड आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई, फिर आई नॉट, फिर आई वर्ब, फिर बाकी चीज। रोहित नीड नॉट कॉल हर नाउ, रोहित को अब उसे कॉल करने की जरूरत नहीं है। ओके, नॉट के पहले है तो हेल्पिंग वर्ब होगा। वो जो बेसिक स्ट्रक्चर है वही ध्यान रखिएगा। नॉट जो है वो कहाँ होता है? सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब के जस्ट पहले होता है। तो यहाँ पे जब नॉट आपको नीड के बाद दिख रहा है तो नीड क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। नीड जब भी वर्ब होगी तो नॉट नीड से पहले लगेगा। ठीक है, जैसे मैं बोलूं आई डू नॉट नीड टू कॉल यू, मैं बोलूं आई डू नॉट नीड टू कॉल यू, मुझे तुम्हें कॉल करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे आप देखोगे अगर नॉट नीड से पहले लगा है, मतलब यहाँ नीड क्या है? वर्ब है आपकी। ठीक है, और अगर नॉट नीड के बाद लगा होगा तो नीड आपकी हेल्पिंग वर्ब कंसीडर की जाएगी। जैसे इस सेंटेंस में आपको दिख रहा है, रोहित नीड नॉट कॉल हर नाउ, रोहित को उसे कॉल करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ध्यान यही रखेंगे, नीड जो है वो हमेशा आप नेगेटिव या इंटरोगेटिव में यूज करोगे, कभी भी इसका पास्ट टेंस यूज नहीं करोगे। ठीक है, पहचानने का बस वही आपका स्ट्रक्चर ही है जिस पे आप रिलाई कर सकते हो। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। आपको बस ध्यान देना है कि कहाँ पे कौन सी चीज बैठी है, उस हिसाब से पहचानोगे कि हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है। ओके, अब नीड नॉट के बाद हम बात करेंगे नीड नॉट हैव की। नीड नॉट हैव मतलब, अब देखो जैसे आपने लास्ट में हैव देखा, आप समझे इसके साथ क्या आने वाली है? वर्ब की थर्ड फॉर्म आने वाली है। क्या आने वाली है? थर्ड फॉर्म आने वाली है, याद रखिएगा, इसके साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। अब देखो नीड नॉट हैव का मतलब क्या होता है? तो ये उस जगह यूज किया जाएगा जहां पे कोई एक्शन परफॉर्म कर दिया गया है जबकि उसकी जरूरत थी नहीं। ठीक है, it is used for an action which was not necessary but was performed, जिस एक्शन की जरूरत नहीं थी लेकिन वो परफॉर्म कर दिया गया। जैसे मैं बोलूं you need not have gone there, आपको वहां जाने की जरूरत नहीं थी, आपको वहां जाने की जरूरत नहीं थी। अगर मैं ऐसा कह रही हूं तो कब बोलूंगी? जब आप वहां जाके आ गए हो। ठीक है, आप वहां जा चुके हो तब मैं कह रही हूं यार जाने की जरूरत क्या थी? नहीं जरूरत थी। तो जिस एक्शन की जरूरत नहीं थी लेकिन वो एक्शन परफॉर्म कर दिया गया है, तो हमने क्या लिखा? यू, उसके बाद नीड है आपकी हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट प्लस हैव प्लस V3, फिर बाकी चीज। रोहित नीड नॉट हैव कॉल्ड हर येस्टरडे, रोहित को उसे कल कॉल करने की जरूरत नहीं थी। ये बात आप कब बोलोगे? जब रोहित जो है अपनी बेवकूफी दिखा चुके हैं, उसको कॉल कर चुके हैं। तो रोहित नीड नॉट हैव कॉल्ड हर येस्टरडे, तो नीड नॉट हैव कहाँ लगेगा? वो एक्शन परफॉर्म कर दिया गया है जिसकी जरूरत नहीं थी, तो आप क्या लगाते हो? नीड नॉट हैव लगाते हो। हैव है इसलिए उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आती है। ओके, अगली बात हम करेंगे किसकी? डेयर की, और आज का ये आखिरी स्लाइड है। ठीक है, डेयर बिल्कुल नीड की तरह नेगेटिव और इंटरोगेटिव में इसका यूज हम करते हैं। ठीक है, कहाँ यूज करते हैं? नेगेटिव और, चल जा भाई, हाँ, नेगेटिव और इंटरोगेटिव में इसका यूज करते हैं। जहां पे आपको चुनौती देनी है या फिर करेज दिखाना है, वहां पे आप डेयर का यूज करते हो। ठीक है, डेयर वर्ब की तरह भी होता है, लेकिन हम मॉडल पढ़ रहे हैं तो अभी हेल्पिंग वर्ब की तरह देखेंगे। जैसे मैं बोलूं आई डेयर नॉट गो आउटसाइड नाउ। ठीक है, मुझ में अब साहस नहीं है बाहर जाने का। तो यहाँ पे डेयर जो है नॉट के पहले आया है, तो स्ट्रक्चर याद रखिएगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। नॉट के पहले आया है तो क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब ही होगा। कभी भी डेयर नॉट टू गो मत करिएगा, क्योंकि नॉट के बाद आपको V1 लगाना है, 2 + V1 नहीं लगाना है। तो आई डेयर नॉट गो आउटसाइड नाउ, ही डेयर नॉट अब्यूज हिज राइवल्स। ठीक है, तो उसमें साहस नहीं है अपने राइवल्स को अब्यूज करने का। डेयर यू गो आउटसाइड नाउ, क्या अब तुम्हें साहस है बाहर जाने का?
डेयर ही से सो, उसकी इतनी हिम्मत, ठीक है। ही डेयर नॉट गो आउटसाइड देन, उसके बाद उसकी हिम्मत नहीं हुई बाहर जाने की। डेयर्ड ही से सो। अब देखो ध्यान देना, अगर आपने मेरी बातों को बहुत अच्छे से सुना है तो आप कहोगे छठा सेंटेंस आपका गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ऊपर बताया था कि जो नीड है और डेयर है उसकी पास्ट टेंस नहीं होती, यहां आपने डेयर्ड लगा रखा है, तो ध्यान रखना ये क्या हो जाएगा, डेयर। क्या हो जाएगा? डेयर हो जाएगा, ठीक है। डेयर ही से सो, इतनी बात रहेगी। डेयर ही से सो गलत है, क्यों? क्योंकि पास्ट टेंस नहीं होता है। तो ये थे आपके सारे मॉडल्स। एक आध मॉडल जो बच गए हैं वो वही हैं जो आप पढ़ चुके हो, जैसे कि आपने जो पढ़ा था विल शैल फ्यूचर के अंदर, उसके लिए कुछ बताने की जरूरत थी ही नहीं। विल शैल आपको पता है, फ्यूचर की बात के लिए लगाओगे, साथ में V1 लगाओगे। एक आपने पास्ट इंडेफिनिट में पढ़ा था वुड के साथ, क्या यूज टू था, इसके साथ भी आप क्या लगाते थे, V1 लगाते थे। तो छोटे मोटे हैं जो रह गए हैं, लेकिन आप उसको पढ़ चुके हो, ऐसा नहीं कि आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो ये थे आपके मॉडल्स। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा आपका वो होगा डबल वर्ब फॉर्मेशन और कॉजेटिव वर्ब का, ठीक है। तो रहिएगा, देखिएगा उसको बहुत अच्छे से, नोट्स बनाते हुए चलिएगा। उसके अलावा मैंने बताया था अगर आप सोच रहे हैं कोई बुक लेने का CUET के लिए, तो आई हैव अ रिकमेंडेशन, ठीक है। ओसवाल बुक्स की बहुत अच्छी है, मेरे पास ये बुक है और पर्सनली मैंने चेकआउट किया है सारी चीज़ों को, तो बहुत अच्छे से ये समझाया गया है इस बुक में। आपका जो भी सिलेबस है, सिलेबस को कवर किया गया है। तो अगर मेरे साथ पढ़ते हुए आप वो बुक लेकर चलते हैं साथ में, वहाँ से प्रैक्टिस अपना करते रहते हैं, तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। इसके लिए जो लिंक होगी आपको मिल जाएगी, जहाँ भी आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स होगा वहाँ आपको इसकी लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। तो आज के लिए इतने रहेगा, मैं चलती हूँ, टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।